गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। स्वागत है आप सभी का SNP एडुकेयर में। तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, इन शॉर्ट में बोल सकते हैं वन शॉर्ट वीडियो ही लेकर आ रहे हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे ऑफ लाइफ। ये चैप्टर एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है केमिस्ट्री इन एवरीडे ऑफ लाइफ, मतलब अपने दैनिक जीवन में भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो शुरू करें। एक बार आप सब मुस्कुराइए। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सभी को, आप सबके लिए एक ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ऐ ये मैंने किसी से नहीं, खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और आप सब मन लगा के यूं ही पढ़ते रहें। चलिए फर्स्ट टॉपिक आप देख ही रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे ऑफ लाइफ। ये पार्ट 1 है, एक और इसका वीडियो आएगा जो कल मॉर्निंग में आ जाएगा। पहला टॉपिक है बाबू फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव, भोजन परिरक्षक। क्या होता है ये? अब जैसे देखें, जैसे हम लोग जो फूड खाते हैं, जो हम भोजन लेते हैं खाते हैं, उसे चाहते हैं ना कि उसमें जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिटिव वैल्यू है, वो कुछ दिन तक चले, वो सड़े गले नहीं। आपको पता है सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिक, ये क्या करते हैं? उन भोजन में डिग्रेडेशन कर देते हैं, उसे तोड़ फोड़ देते हैं, उसे सड़ा गला देते हैं। इन सब चीज़ों से बचाने के लिए, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हम उस भोजन में कुछ ऐसा मिलाते हैं जो हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाता है और उस भोजन को लंबे समय तक बचा के रखता है। उसको माइक्रोबियल जो उसमें ग्रोथ होते हैं, जो सूक्ष्म जीव जो उसमें बनते हैं, उनकी जो वृद्धि होती है उसको रोकते हैं, उसे नष्ट करते हैं, साथ साथ में सड़ने गलने से बचाते हैं, और साथ साथ में उसमें जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, जो पोषक तत्व होता है, उसे बना के रखता है बाबू। उसी को बोलते हैं फूड प्रिजर्वेटिव, भोजन परिरक्षक। लिखा हुआ भी आप देख ले, एक वर्ड बस मैंने छोटा सा वर्ड लिख दिया है, कुछ खास नहीं है, आप बस थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। यूज्ड फॉर, क्या चीज़? यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, भोजन पदार्थ को या भोज पदार्थ को क्या करने में? परिरक्षित करने में। ठीक है, आगे मैंने लिखा है टू प्रिवेंट देयर स्पॉयलेज, टू प्रिवेंट देयर स्पॉयलेज ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ एंड टू रिटेन देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू फॉर लॉन्ग पीरियड। ये भोजन को सड़ने गलने से बचाता है तथा इनमें उपस्थित पोषक तत्व लंबे समय तक, पोषक तत्व को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। चलिए उसके बाद कहिए कि सर इसका कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए। चलिए आपके सामने आप दिख रहे हैं, जैसे सोडियम बेंजोनोएट हो गया। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो साल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड या प्रोपनोइक एसिड भी है। उसके अलावा हम लोग बात करें तो सोडियम मेटाबाइसल्फाइट भी है, और चीनी तो आप जानते ही हैं, ऑयल भी होता है, उसके साथ साथ नमक भी होता है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि इनमें से कौन कौन है, जैसे कि सोडियम बेंजोनोएट का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें सोडियम बेंजोनोएट कहाँ पर होता है, तो देखिए मैक्सिमम में हम लोग अचार, आम का अचार, पिकल्स हो गया, कुछ मीट हो गया, फिश हो गया, इन सब चीज़ों में इस सब का यूज किया जाता है। इसका ट्रिक क्या है बाबू? अगर देखें हम लोग इसके ट्रिक का, तो देखो इसके ट्रिक की मैंने यहाँ पर इसका ट्रिक नहीं, नेक्स्ट का हम लोग ट्रिक बनाते हैं, इसमें कुछ खास बात नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा? एक क्वेश्चन तो ये पूछ देगा कि फूड प्रिजर्वेटिव क्या होता है, तो आप आंसर दे देना, एक दो एग्जाम्पल दे देना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि बताइए इसमें से कौन फूड प्रिजर्वेटिव का एग्जाम्पल है। तो आप देख लीजिए, आपके सामने दिख ही रहा है क्या क्या है बाबू। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे है सोडियम बेंजोनोएट है, साल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है, शुगर है, वेजिटेबल है, उसके अलावा साल्ट है। तो नीचे वाला तीनों तो आपको याद होगा, हम ऊपर वाला याद रख लेंगे, सोडियम बेंजोनोएट, उसके अलावा साल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड या प्रोपनोइक एसिड, उसके अलावा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। फार्मूला के साथ आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है।
और इसके द्वारा हम लोग क्या क्या बचाते हैं वो नहीं पूछेगा। ऐसे भी पूछेगा तो आप पिकल्स लिख सकते हैं, उसके अलावा मीट लिख सकते हैं, फिश लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे जो आपका वेजिटेबल्स होते हैं उसको भी बचाने का काम किया जाता है। उसके अलावा जो लीची हो गया, अनार हो गया, फ्रूट जूस हो गया, इन सब चीज़ों को भी प्रिजर्वेटिव किया जाता है। ठीक है बाबू, चलिए अब नेक्स्ट एंटीऑक्सीडेंट। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि एक्सीडेंट हो गया ना। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या, देखो एंटी मतलब एगेंस्ट और ऑक्सीडेंट वर्ड बताता है ऑक्सीडेशन। मतलब सर, अरे मतलब यही हम बताना चाह रहे हैं कि वैसा कोई भी केमिकल कंपाउंड जो क्या काम करता है, क्या करता है, दिमाग लगाओ, क्या करता होगा, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। मतलब हवा से बचाता है। हवा से भी तो खराब हो जाते हैं ना, क्योंकि हवा से खराब होता है भाई। जिंदा रहने के लिए तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है। हाँ भाई, ये बात तो पोटैटो चिप्स से पूछो, कुरकुरे से पूछो। हम अपने ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें है, बट पोटैटो चिप्स को, क्रैकर को, बिस्किट को, ये सब को ना हवा बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है। तो इन सब से बचाने के लिए जो हम उसमें यूज करते हैं, जैसे पोटैटो चिप्स में, क्रैकर्स में, बटर में, बियर में, सैम्पन, इस सब चीज़ों में जो हम यूज करते हैं, वाइन में भी यूज करते हैं, क्योंकि ये सब हवा से ख़राब हो जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो उससे हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। ठीक है, अब आप एक वर्ड देख लीजिए, क्या है बाबू एंटीऑक्सीडेंट, आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा है, एक वर्ड बस, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड स्पॉइलेज ऑफ फूड। मतलब भोजन को ऑक्सीकरण तथा सड़ने गलने से बचाता है। और मैंने इसका ट्रिक लिख दिया है। आप क्या है ट्रिक, अब बेचारा सलमान खान शादी ब्याह करता नहीं है, तो फिर आगे आप समझ गए। सुनो सलमान की बहुत भाभी है, सुनो सलमान की बहुत भाभी। अब कहिए कि सुनो से, तो बाबू SO2, ठीक है, सलमान से सल्फाइड SO3 2 माइनस, उसके बाद बहुत हो गया तब BHT, और भाभी हो गया तो BHA। ठीक है, आई थिंक आसानी से याद कर लोगे। सुनो सलमान की बहुत भाभी है, ये मैंने खुद से नहीं बनाया है, एक्चुअली में यूट्यूब पे पढ़ाते हैं पंकज सर, उन्हीं का ये ट्रिक है, मैंने वहाँ से ले लिया है। क्यों, अपनी वाह वाह करने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करें तो अच्छा लगा, आपको भी पता होना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, अगर हम लोग एंटीऑक्सीडेंट हो गया तो फिर एग्जांपल आप देख लीजिए, BHT हो गया, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिल टोलुइन, BHA हो गया, उसके अलावा ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल हो गया, विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड भी उसे बोलते हैं। ठीक है, आएंगे हम लोग विटामिन पे, विटामिन E हो गया, SO2 हो गया, SO3 हो गया। अच्छा आपको एक बात पता है, ये जो आप जो देखते हो ना, ये अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें बाबू, BHA का, तो ये हम लोग बटर में मिलाते हैं ताकि उसका जो मतलब ख़राब होने का जो एक टाइम होता है, उससे ये अधिक दिनों के बाद ख़राब होते हैं, 1 मंथ 2 मंथ के आसपास में, मतलब कि 1-2 मंथ क्या, मतलब बोल सकते हैं कि मंथ से साल, मतलब कि महीनों से साल में, मतलब वो बच जाते हैं आसानी से। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपके मन में एक और बात आया होगा कि सर ये दोनों लास्ट वाला कहाँ पे यूज किया जाता है, तो SO2 SO3 ये बियर्स में, वाइन्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बाबू, ओके। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सब याद रखिए, हम VVI कर देते हैं, ये आपका VVI टॉपिक है जो स्क्रीन पे आपको देख रहे हैं। कृत्रिम मधुरक, इसका हिंदी है, इंग्लिश है आर्टिफिशियल स्वीटनर या आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। अब कहिए कि ये क्या होता है सर, देखो हम जो चीनी लेते हैं, जो नेचुरल जो स्वीटनर है, जो प्राकृतिक जो मिठास है, उसके साथ समस्या क्या, उसके साथ समस्या ये है कि वो कैलोरी प्रदान करता है, वो उसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होता है। और आप सुने होंगे डायबिटिक पेशेंट, अब हम कैलोरी ले लेंगे वो सही नहीं, हमें कैलोरी को बर्न भी करना होता है, हमें कैलोरी को जलाना भी होता है, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरी प्रोड्यूस करता है। और प्रॉब्लम क्या होता है, वो हमारे शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और डायबिटिक पेशेंट में ये समस्या है कि उसे कैलोरी उतनी नहीं चाहिए, तो फिर मतलब क्या किया जाए, कुछ ऐसा बनाया जाए जो हमें मीठा लगे
बट वो कैलोरी प्रोवाइड ना करे, मतलब कैलोरी प्रदान ना करे, और हम जैसे खाएं उसी हिसाब से विदाउट हमारे शरीर में कोई भी चेंजिंग किए हुए, बिना अपने आप को कोई केमिकल चेंज के ही वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाए, तो फिर मार्केट में आ गया दुनिया के सामने आर्टिफिशियल स्वीटनर। अब बना लीजिए डिफिनीशन, बहुत प्यारा सा डिफिनीशन बन जाएगा। द केमिकल कंपाउंड व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेचुरल स्वीटनर, मतलब सर सुक्रोज, C12H22O11 जो गन्ने से, याद आया, केन शुगर के जगह पर जिसका इस्तेमाल करते हैं, उसी को बाबू हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर या आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। हिंदी वाले आप पढ़ लेना, कुछ खास बात तो है नहीं। वैसे रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग प्राकृतिक मधुरक के स्थान पर किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। कि आपसे पूछ रहा है याद करोगे ना मुझे, तो डेफिनेटली आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इसकी ज़रूरत क्या है। और देखो, क्योंकि अभी टाइम हमें उतने डिटेल्स में पढ़ने का तो है नहीं, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि सभी चीज़ों का रिवीजन हो जाए, और किसी भी चीज़ के बारे में और अच्छे से पढ़ने के लिए आपको पूरा 1 साल का टाइम दिया गया है। तो 1 मंथ में हम लोग उतना तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन हाँ, हर एक टॉपिक के बारे में हम जान जरूर सकते हैं। डिटेल्स में पढ़ाने के लिए अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं है। चलिए, ये क्या काम करता है आर्टिफिशियल स्वीटनर। देखो, डायबिटिक पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है, कैलोरी, तो उसके जगह पर क्या बनाया हम लोग, क्या बनाया आर्टिफिशियल स्वीटनर, कृत्रिम मधुरक। ये क्या करता है, मीठा है, बट ये कैलोरी प्रोवाइड नहीं करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर। और बाबू इसका इस्तेमाल हम मधुमेह रोगी जो होते हैं, चीनिया बीमारी जिसको हम चीनी बीमारी बोलते हैं, मधुमेह रोगी जो बोलते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनके लिए मीठा चीज़ बनाने में हम करते हैं, क्योंकि कैलोरी प्रोवाइड नहीं करता है। क्या क्या सर है मार्केट में, तो देखो एस्पार्टेम है, एलिटेम है, सैक्रिन है, उसके अलावा ये सब जो मार्केट में है इस नाम से। तो इसके एग्जाम्पल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसे याद कर लोगे। हम इसे VBI कर दिए। चलिए, अब कुछ बात और भी जान लेते हैं। देखो, जानने के लिए तो बहुत सारा बात है, लेकिन अभी तो उतना टाइम है नहीं। फिर भी एस्पार्टेम क्या होता है, अगर हम लोग बात करें कि सर एस्पार्टेम क्या होता है, तो एस्पार्टेम याद रखना, ये भी एक आर्टिफिशियल स्वीटनर ही है, और इसका यूज डायबिटिक पेशेंट करते हैं। और ये चीनी से अगर हम लोग बात करें तो ये जो नेचुरल जो स्वीटनर, उससे ये 100 गुना ज़्यादा मीठा होता है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट ये बात है कि ये ध्यान रखिएगा, इसे हम केवल कोल्ड फूड या कोल्ड ड्रिंक, ठंडे खाद्य या पेय पदार्थ में मिलाते हैं। इसे कहिए कि सर गर्म में क्यों नहीं मिला सकते हैं, क्यों नहीं खीर में, चाय में, इन सब चीज़ों में मिला सकते हैं। ना बाबा, ना मिलाना। क्यों नहीं मिलाना, क्योंकि ये भाई साहब ना क्या काम करेंगे, ये खेल कर देंगे आपके साथ, ये पॉइजन बना लेंगे। मतलब क्योंकि खाना पकाने के टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होता है, अस्थायी नहीं होता, हो सकता है टूट जाए, डिकम्पोजिशन कर ले, कुछ बना ले एक्स्ट्रा, तो फिर आपका बैंड बजा सकता है। तो याद रखिएगा, एस्पार्टम के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसका हम इस्तेमाल कोल्ड फूड या मतलब कि सॉफ्ट ड्रिंक में करते हैं। तो आप याद रखिएगा। अब सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब ये नहीं कि छूने से मुलायम होना, कोल्ड ड्रिंक ये सब आपका सॉफ्ट ड्रिंक में आता है। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत, उम्मीद है कि आप अच्छे से इसके बारे में याद कर लोगे। और ये भी डायबिटिक पेशेंट यूज करते हैं, क्योंकि ये भी कैलोरी प्रोवाइड नहीं करती है। इसकी एक ही समस्या है कि ये भाई साहब खाना पकाने के टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट, एलिटेम क्या है, ये बहुत ज़्यादा हाईली पोटेंशियल है बाबू, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब इन सभी में सबसे ज़्यादा हाईली पोटेंशियल है। और कितने टाइम से, तो 2000 गुना ज़्यादा मीठा है। पता है क्या चीज़ से, नेचुरल जो शुगर होते हैं उनसे 2000 गुना। इसीलिए हम इससे थोड़ा इसको एवॉइड करते हैं। क्या करने के लिए, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए जो मीठा बनाते हैं, इसमें हम नहीं डालने का कोशिश करते हैं इसको। क्यों, क्योंकि ये इसके मीठापन को कंट्रोल करना ही मुश्किल है। बाय द वे ये भी रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है, ये भी कैलोरी प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन इसके जो स्वीटनिंग वैल्यू होता है, जो मीठापन होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको नियंत्रित करने में ही हमें कठिनाई होती है। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, सुक्रोज। ये इसका स्वाद बिल्कुल चीनी जैसा ही होता है, और हम लोग बात करें तो ये
ट्राइक्लोर डेरिवेटिव है किसका, ट्राइक्लोर डेरिवेटिव है किसका बाबू, सुक्रोज का। ठीक है, और कुछ खास बात हमें याद नहीं रखना है, और पूछोगे कि आप कितने गुना मीठा होता है, तो ये 600 टाइम्स के आसपास में ज़्यादा मीठा। चलो अब थोड़ा सा झूम लो, झूमो 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 झूमो। चलो नेक्स्ट दवा क्या है बाबू, इसमें अगला टॉपिक एंटीहिस्टामिन। देखो एंटीहिस्टामिन की अगर हम लोग बात करें बाबू, तो एंटीहिस्टामिन क्या है, क्या है एंटीहिस्टामिन। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये हिस्टामिन जो है ना, यही प्रॉब्लम है, पता है क्या चीज़ का, एलर्जी का। ये जड़ है, मतलब हमारे शरीर में एलर्जी से संबंधित तो कुछ हो रहा है, तो समझो कि वहाँ पर हिस्टामिन कुछ ना कुछ क़यामत ढाया है। अब हम ऐसा दवा खाएंगे जो हिस्टामिन को बोले कि बेटा ठहर जाओ, रुक जाओ, हम तुम्हारे लिए आ चुके हैं। मतलब एंटीहिस्टामिन है क्या, वैसे केमिकल कंपाउंड जिसके द्वारा हम लोग एलर्जी का ट्रीटमेंट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीहिस्टामिन बोलते हैं। और इसका नाम एंटी एलर्जिक तो होगा ही, क्योंकि एलर्जी का ट्रीटमेंट करते हैं तो एंटी एलर्जिक तो होगा ही, और एलर्जिक रिएक्शन के कारण होते हैं हिस्टामिन का बनना। तो फिर हिस्टामिन अगर आपके मुक्त होते हैं, रिलीज होते हैं, तो ये बनते हैं, तो फिर एलर्जी बनने के कारण अगर हिस्टामिन है, तो रोकने वाली जो दवा होगा वो क्या कहलाएगा, एंटीहिस्टामिन कहलाएगा। ठीक है, आई थिंक आप पढ़ लेना एक बार, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, थोड़ा सा याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि एलर्जी में क्या रिलीज होता है, तो हिस्टामिन होता है, और रोकने वाली दवा को क्या बोलते हैं, एंटीहिस्टामिन। अब देखिए बहुत सारा दवा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, एविल है, सिट्रीजिन है, उसके बाद टेरफेनाडाइन है जिसको हम सेल्डेन भी बोलते हैं, जीट है, उसके अलावा बेनाड्रिल है, एंटाजुलिन है, फोरेस्ट्रॉल है, ब्रोमफेन। ये ध्यान में रखिएगा, ये वाला ध्यान में रखना है बाबू, और ये वाला दोनों ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि ये प्योर एंटी एलर्जिक दवा है। ठीक है, प्योर एंटी एलर्जिक दवा है। अब मैंने इसका एक ट्रिक बना दिया है, ये भी उन्हीं का है, ट्रिक फॉर एंटी एलर्जिक ड्रग्स, एंटीहिस्टामिन। ठीक है, एंटीहिस्टामिन। अब जैसे देखिए ब्रोफिर समझ जाएंगे, ये वाला। उसके बाद ब्रोमफेनिरम, दिन ही दिन, तो डाइमटैप या डाइम, दोनों एक ही नाम है। अच्छा एक बात याद रखिए, दोनों एक ही को बोलते हैं। उसके बाद टेरफेनाडाइन जो है सेल्डेम को ही बोलते हैं, तो दोनों एक ही चीज़ है, तेरे को सैंडल। तो एक बार देख लीजिएगा, मज़े आए तो याद कर। अच्छा एक बात, ये दोनों सेम ही है, ये वाला कोई, ये तीनों जो नाम देख रहे हैं वो एक ही जैसा है, ये दोनों भी एक ही जैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, एंटासिड। देखो हमारे शरीर, आपको पता है कि हमारे स्टमक में जो होते हैं वो HCl बनते हैं, तो वो अगर बहुत ज़्यादा बन जाएगा तो हम क्या काम करेंगे, ऐसा दवा खाएंगे ना जो एसिड को बनने से रोके, उसी को बोलते हैं एंटासिड। क्या करता है ये दवा, हमारे पेट में जो पीएच का जो लेवल है, स्टमक में जो पीएच का लेवल है, उसको उचित स्तर तक ले जाता है, और जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उसे कम करता है, उसे ख़त्म करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। तो डिफिनीशन पढ़ लीजिए, द केमिकल कंपाउंड व्हिच आर यूज्ड टू रिड्यूस क्या बाबू, गैस्ट्रिक एसिडिटी एंड रेज द पीएच टू एप्रोप्रिएट लेवल इन स्टमक। वैसे रासायनिक यौगिक जिसका उपयोग जठरीय अम्लीयता को कम करने में तथा आमाशय में जो पीएच का जो मान है उसको उचित स्तर तक पहुंचाने में किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रति अम्ल बोलते हैं। ठीक है बाबू, चलिए हम स्क्रीन पे देखिए इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप इस पे फोकस रहो कि लिखा हुआ क्या है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो आपको अभी बताया है इसके कारण क्या होते हैं, HCl का बनना, और इसके कारण बहुत सारे समस्या होते हैं, आपको पता ही होगा। अच्छा हाँ, याद रखिएगा, सबसे पहले किसका यूज किया गया था, ये वाला NaHCO, सोडियम बाई कार्बोनेट। लेकिन पता है इसका समस्या क्या था, इस कमीना का समस्या ये था कि क्योंकि एसिड HCl बन रहा था, हम इसे खा रहे थे, तो वो HCl को कम कर रहा था। मतलब ये भाई साहब बहुत ज़्यादा बेस बनाते थे हमारे पेट में, अल्कलाइन, मतलब हमारे पेट में एक्सेस बेस बन जाता था, बहुत ज़्यादा क्षार बन जाता है, अल्कलाइन हो जाता था। तो हमारा जो शरीर भी है वो भी पीछे कहाँ रहने वाला, वो भी कहता है कि तुम अगर बेस बना रहे हो दवा खाकर, तो हम भी बहुत ज़्यादा HCl बनाएंगे। तो ये दवा उतने कारगर नहीं, उससे अच्छा ये वाला है। ठीक है, ये दोनों उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि कम से कम ये बहुत ज़्यादा अगर बेस बनाता है तो हमारे
स्टमक में उतना ही ज़्यादा HCl बनता है, एसिड बनता है। ये काम नहीं करता है, ये उतने ज़्यादा, इसके रिस्पेक्ट में ये ठीक ठाक है। लेकिन पता है ये तीनों की क्या प्रॉब्लम है? ये तीनों का प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों ना लक्षण पे काम करते हैं, सिम्टम। ये भाई साहब ना मतलब कि इसका कारण क्या है उस पे काम नहीं करते हैं, कॉज पे कारण नहीं करते हैं, कारण क्या उस पे नहीं, लक्षण क्या है उस पे काम करते हैं। तो फिर आया टेगामेड, सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवा, कयामत सा आ गया था इसके आने के बाद। क्योंकि पता है ये क्या काम करता था, जो हिस्टामिन हमारे स्टोमक में HCl बनाता था उसी पे ये टारगेट करता था, कॉज पे टारगेट करता था, और आजकल रिप्लेस कर दिया ये। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जैंटैक है, रैनिटिडाइन और टेगामेड सिनेमेटाइड, ये दोनों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैंने इसके बारे में पूरी कहानी आपको बता दी है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, इसका ट्रिक क्या है। सीरियस उन बातों पे नहीं लीजिएगा क्योंकि हमें अपनी कल्चर से बहुत लगाव है। बस ट्रिक है एक छोटा सा, देखिए ध्यान से क्या है, आप देख ही रहे, सीता, ठीक है, ये दोनों एक ही हैं, फिर ध्यान से, और ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही को बोलते हैं। तो सीता रानी जानकी, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है बाबू, प्रति जनन क्षमता औसत, एंटी फर्टिलिटी। हम जो आज हमारी जो जनसंख्या इतनी हो गई है उनसे अगर हमें छुटकारा पाना है, मतलब प्रेगनेंसी को कंट्रोल करना है, जो अनवांटेड जो बेबी होते हैं उनको रोकना है, तो फिर इन दवा का यूज किया जाता है। वैसा कोई भी दवा जिसका यूज क्या चीज़ में किया जाता है, बर्थ कंट्रोल में, चाइल्ड बर्थ कंट्रोल में किया जाता है, प्रेगनेंसी को रोकने में किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स बोलते हैं। तो आई थिंक आप एक बार देख लीजिएगा, कुछ भी खास बात है तो उतने डिटेल्स में तो भी पढ़ाना है नहीं। अच्छा हाँ, क्या होता है सर इसमें, तो देखो इसमें ध्यान में रखना, ये जो आप देख रहे हो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन्स होते हैं, आपको ये पता होगा, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। और ये जो हार्मोन्स है ओवुलेशन के लिए ये रोकने का काम करता है ओवुलेशन को। अब ये मत पूछना कि ये क्या होता है, इतने बेसिक नॉलेज तुम्हें भी होगी, ठीक है। एस्ट्रोजन ना ओवुलेशन को रोकता है। तो हम इंसान क्या काम किए कि ऐसी दवा बनाए जिसमें सिंथेटिक एस्ट्रोजन हो और प्रोजेस्टेरोन हो। इसे हम बर्थ कंट्रोल पिल भी बोलते हैं, मॉर्निंग आफ्टर पिल भी बोलते हैं इसे। हम ऐसी दवा बनाएं जिसमें प्रोजेस्टेरोन हो बट सिंथेटिक, और ये भाई साहब ना उससे ज़्यादा नेचुरल जो होते हैं हमारे बॉडी में जो पाए जाते हैं उससे ये ज़्यादा मतलब कारगर हो, तो ओवुलेशन को और कारगर तरीके से रोकेगा, तो फिर प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो ये है कहानी। अब इसमें आप देख रहे हो माइप्रेस्टोन, इसको कुछ देश में मॉर्निंग आफ्टर पिल भी बोलते हैं। ये आपका दिख रहा है नॉर्थेड्राइन, ये भाई साहब यही हो क्या कंटेन करते हैं, नोवेस्ट्रॉल में ना आपका एस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरोन भी होता है, लेकिन नॉर्थेड्राइन जो होता है उसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कुछ खास बात तो है नहीं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, एंटीपायरेटिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाबू, VVI है। क्या है एंटीपायरेटिक, देखो वैसी कोई भी दवा जब हमारे बॉडी में टेम्परेचर, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है तो हम उसे फीवर बोलते हैं। अब उसी बॉडी टेम्परेचर को लो करने के लिए जो दवा खाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक। द केमिकल कंपाउंड which is used to low body temperature in high fever is called antipyretic। वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग उच्च ज्वर में शरीर के ताप को कम करने के लिए किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक। और दो दवा काफ़ी फेमस है, ये ट्रिक है इसका, याद रख लीजिएगा, पास, ठीक है, पास, PA से पैरासीटामोल, A से एस्प्रिन, दो याद रखिएगा, पास, PA से पैरासीटामोल और एस्प्रिन, ऐसे यहाँ लिखा हुआ ही है। अच्छा, ये सब पेन किलर भी होता है, आपको पता होगा, एनाल्जेसिक भी होता है। चलिए पूछिएगा आपसे, याद करोगे ना तो याद कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो दवा है वो है बाबू न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है। अब इसमें फर्स्ट दवा क्या है, ट्रैंकुलाइजर। क्या होता है बाबू, देखो जब हमें स्ट्रेस हो जाती है, तनाव हो जाती है, थकावट हो जाती है, छोटी मोटी मानसिक बीमारी हो जाती है, तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए जो हम दवा लेते हैं उसी को बोलते हैं ट्रैंकुलाइजर। कहाँ पे वर्क करता है ये,
CNS पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है। तो एक बार पढ़िए जरा, द केमिकल कंपाउंड व्हिच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, मेंटल टेंशन, फैटिग, एग्जाइटी मतलब चिंता, मेंटल डिजीज आर कॉल्ड, जिसका उपयोग हम तनाव, थकान, चिंता को दूर करने में, छोटे मोटे जो मानसिक रोग बीमारी होती है उसी को हम मस्तिष्क से संबंधित, चलिए ये आप देख लीजिएगा। थकावट में बेचारी पड़ी हुई है, इतना काम कर ली है कि उसे अब सोना पड़ा है। आप CNS देख ही रहे हैं, सामने में है। अच्छा, इसे और क्या बोलते हैं? तो एंटी डिप्रेसेंट भी बोलेंगे, बिल्कुल सही बात है। और इसे हम लोग साइकोथेरापेटिक भी बोलते हैं, मनोचिकित्सीय औषधि। एग्जाम्पल में देखिए, इक्वानिल, आप देख रहे हैं इक्वानिल हो गया, उसका बाद बेरोनल हो गया, सेकोनल हो गया। देखो ये दोनों जो इक्वानिल ये काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रिटिकल के लिए है। उसका बाद नॉर्डिल हो गया, एमाइटल हो गया, ये सब है दवा, ठीक है। उसके बाद हाँ ये देखो ध्यान से, नोराडेलाइन, ये नोरा फतेही मत समझ लेना, कर सकते हो कंपेयर। देखो नोराडेलाइन जो है एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अगर इसी का लेवल आपके बॉडी में कम हो जाता है, इसी का लेवल अगर आपके बॉडी में कम हो जाता है तो फिर क्या होता है? वही साकी साकी आप सदमे में चले जाते हो। नोरा फतेही कम हो जाएगी, नोराडेलाइन कम हो जाएगी तो साकी साकी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करता है, जब हम दवा खाते हैं ना, तो पता है ये सब दवा क्या करता है? ये सब दवा बोलता है कि वो तो क्योंकि किसी चीज़ को आप ज़्यादा सोचने लगोगे तो वही उसी को तो डिप्रेशन बोलते हैं। तो ये दवा जाता है, बोलता है भाई तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। मतलब बोलता है ये कि तुम कहाँ खोए हुए हो, इधर देखो सब ठीक है, सब नॉर्मल है। इसका काम ही, इस दवा का काम है ये दिमाग तक सूचना पहुंचाना कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब ठीक ठाक है, तुम सोचो मत, मेरे तरफ ध्यान दो, ठीक है, हम तुमको ठीक कर देंगे। तो वही बोला है कि जब हम दवा, ये नोराडेलाइन की कमी हो जाता है लेवल, न्यूरोट्रांसमीटर है और कमी हो जाता है तो सिग्नल सेंडिंग जो एक्टिविटी होती है वो थोड़ा घट जाती है। अब इसके कारण क्या होता है कि हम मतलब कि फिर से वो दवा खाते हैं, इन चीज़ों को फिर से वो बढ़ाता है, फिर मतलब आपका नोरा फतेही का जो लेवल है, नोराडेलाइन का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, तो फिर आप दिल भर करते रहिएगा। चलिए आपके सामने दिख रहा है, जैसे ये सब जो हो गया वेरोनल, एमाइटल, नेम्ब्यूटल, लुमिनल, सेकोनल, ये सब को हम बारब्यूटेट भी बोलते हैं। क्या होता है? हाइप्नोटिक होते हैं, मतलब स्लीपिंग प्रोड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मतलब एक कंपोनेंट होते हैं जो नींद की गोली होती है ना, उसी का एक कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। इक्वानिल का यूज कहाँ किया जाता है? कंट्रोलिंग डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला दवा क्या है बाबू? एनाल्जेसिक। क्या होता है एनाल्जेसिक? एक वर्ड में बोले तो पेन किलर। वैसी कोई भी दवा जो हमारे बॉडी में दर्द से राहत दिलाता है, दर्द से छुटकारा दिलाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक बोलते हैं। तो एक बार पढ़ लीजिए, द केमिकल कंपाउंड व्हिच आर यूज्ड फॉर रिलीविंग पेन इन द बॉडी बाय एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो ये जब हमें पेन से राहत दिलाता है तो इन बात का भी ध्यान भी रखता है कि हमें पैरालिसिस ना मारे, हमें अनकॉन्शियस मतलब हम बेहोश ना होए, उसके अलावा मतलब कि कोई दिमागी जो संतुलन है वो बिगड़े ना, इन सब चीज़ों का ध्यान में रखता है, ठीक है। अब पेन किलर खाएं ही अब पैरालिसिस मार दे तो फिर तो बेकार बात है ना। अब जैसे आपके सामने दिख रहा है, ऐसे दो याद मैंने तो पहले ही बता दिया था, एस्प्रिन हो गया, उसके बाद आपके सामने ये सब दिख रहा है, ये सब एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा। चलिए अब ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नार्कोटिक, एडिक्टेड होते हैं, ये लत लगाते हैं। ये जब ये खाइएगा आप तो भाई पहला नंबर तो बात ये है कि ये पेन से दूर करता है, लेकिन नींद भी देती है और लत भी लगाती है। मुझे तो तेरी लत लग गई, यही वाली बात हो जाता है। लेकिन पता है ये हम हमेशा नहीं लेते। इसमें जब हार्ट में, हृदय में काफ़ी तेज से पेन होता है, जब माँ जब बच्चे को जन्म देते हैं उसको लेबर पेन बोलते हैं, उस वक्त दिया जाता है, या कैंसर का जो ट्यूमर का जो पेन होता है उस वक्त इसका यूज किया जाता है। काफ़ी खतरनाक प्रॉब्लम होता है उस वक्त, उस दर्द में काफ़ी ज़्यादा जो दर्द होते हैं उन दर्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये दर्द की ही दवा है। चलो अब तुम लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो, नहीं तुम्हारे दर्द का दवा कौन बनेगा, तुम ही बताओगे। चलो अब इसका एग्जाम्पल देखिए, हीरोइन, मॉर्फिन, कोकीन। अच्छा ये सब ओपियम, आप अफीम जानते होंगे, उसी से बने होते हैं, ठीक है। इसका ट्रिक है हीरोइन का माफिया कोड। अरे बाप रे, चलो ठीक है, ध्यान से। अगला ट्रिक क्या, अगला क्या? नॉन नार्कोटिक। अब कहिए कि सर ऐसा थोड़ी है कि हमको पेन होगा तो हम यही लेंगे, ना बाबा बिल्कुल नहीं।
हमारे शरीर में जब पेन होते हैं तो जो छोटे मोटे पेन होते हैं उसके लिए जो हम पेन किलर लेते हैं वो नॉन एडिक्टेड होते हैं, वो ना तो नींद प्रोड्यूस करते हैं ना आदत लगाते हैं, और हम कहते हैं तो केवल हमारे पेन को ही दूर करते हैं बिना कोई लत लगाए उसे। मतलब इसमें है कि ऐसी चीज़ है जो आपको लत नहीं लगाती है, बहुत वो वाला लत लगाते हैं। जैसे आपके सामने दिख रहा है, एस्प्रिन है, आइबुप्रोफेन है, नॉफ्रेक्शन, ठीक है। दवा के नाम कितना झकास होता है ना, डॉक्टर बनोगे तो पता चलेगा। चलो, यूज ऑफ एस्प्रिन, इसको ध्यान में रखिएगा, हम VBI कर देते हैं। क्या होता है बाबू एस्प्रिन? तो देखो, एस्प्रिन का पहला नंबर तो फीवर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं सर, दूसरा क्या काम कर सकते हैं? इसका यूज ना आप मतलब कि पेन किलर के रूप में भी, एनाल्जेसिक के रूप में भी कर सकते हैं। और तीसरा क्या कर सकते हैं, तो देखो हार्ट अटैक में जो ब्लड क्लॉट कर जाता है उससे भी ये छुटकारा दिलाता है, क्योंकि ये एंटी ब्लड क्लॉटिंग होता है, ठीक है। साथ साथ में बाबू इसका स्ट्रक्चर भी याद रखिएगा, ये आपके सामने ये दिख रहा है, इसका नाम के साथ इसका स्ट्रक्चर भी याद रखिएगा, ठीक है। चलो, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको ठीक लगा होगा। अच्छा, हम थोड़ा अगर स्पीड बोलते होंगे तो आपके पास ऑप्शन रहता है, उसे आप नॉर्मल करके या उससे कम करके भी देख सकते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है और जल्दी पढ़ाना है। और आज शाम में हम लाइव आ रहे हैं, तब तक आप सब इन लेक्चर को सही कर लें और पढ़े, आप पैशन के साथ पढ़े, मज़े के साथ पढ़े। इसी के साथ मिलते हैं इसके सेकेंड लेक्चर के साथ कल, तब तक के लिए क्या, ओके बाय।